एवरीवन। आज से वीक स्टूडेंट्स जो इंग्लिश में हैं उनके लिए हम एक एसबीआई को टारगेट करते हुए सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। 20 वीडियोस आपको ये सीरीज में बनेंगे। आपको मैंने हेलो एवरीवन, एसबीआई का एग्जाम सब रह गए हैं, आईबीपीएस हो चुके हैं। तो वीक स्टूडेंट जिनको लगता है कि अभी वो अगर रह रहे हैं या परफॉर्मेंस उनकी खराब है तो बस इंग्लिश में है, ऐसे स्टूडेंट्स को इंग्लिश समझाने का एक तरीका या एक मेरी पहल है कि शायद आपको इंग्लिश बहुत बेसिक से अगर समझ में आए तो मैं वो कोशिश करूंगी इन 20 प्रैक्टिस सेट्स के थ्रू कि आपको इंग्लिश के जो बेसिक्स हैं थोड़े समझ में आए और आप थोड़ा अगर समझ पाओगे तो थोड़ा इंग्लिश में बेहतर परफॉर्म कर पाओगे। बाकी कोई भी लगा सकता है, लेकिन वीक स्टूडेंट्स को ज्यादा टारगेट कर रही हूँ मैं इसमें, क्योंकि जिसको इंग्लिश आती है वो तो ऑब्वियस ही बात है कहीं से भी प्रैक्टिस करता है तो वो कर ही लेगा। जिसको नहीं आती प्रॉब्लम एक्चुअल में उसको होती है, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये 20 प्रैक्टिस सेट्स आपके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल रहने वाले हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट होगा उसमें इसमें। और एक प्लेलिस्ट है जिसमें मैंने आपको प्लेलिस्ट बना दी है एसबीआई टारगेट 20 मतलब 20 प्रैक्टिस सेट्स या जो भी आप देख लो, इस तरीके से सीरीज है, उसको आपको फॉलो करना है प्लेलिस्ट को, ठीक है ना। अब ये 20 आपको जरूरी नहीं है 20 डेज में, ये आपको 10 डेज के अंदर सारे वीडियोस इसमें मिल जाएंगे। तो आज डे 1 को हम स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम, ठीक है। चलो भाई सबसे पहला क्वेश्चन है, there are two sentences each having a blank followed by 4 words marked A to D. Select the one word that appropriately fills both the blanks. यानी कि हमें कोई ऐसा शब्द चुनना है जो इन दोनों के लिए फिट हो। बहुत सीधी सी बात है। तो पहला है don't और उसके बाद don't fill in the blank your mind with this problem anymore, ठीक है। सेकंड पहले पढ़ लेते हैं दोनों को। The payment is made subject to, पेमेंट किस लिए किया गया है, डिडक्शन एट सोर्स, यानी कि जो सोर्स है उसमें से डिडक्शन किया जाए। तो यहाँ पे ऑप्शन पढ़ेंगे इंडल्ज, टैक्स, मेक, बर्डन। पहले इन चारों का मतलब पता करते हैं। देखिए एक क्वेश्चन से आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। अगर एक एरर आएगा तो उससे मैं रिलेटेड रूल बताऊंगी, अगर कोई वोकैब आएगी तो उससे रिलेटेड सिनोनिम बताऊंगी। आपको बहुत सारी चीजें हैं इसमें, एक सवाल में कई क्वेश्चंस आपको कनेक्टेड मिलेंगे। तो यहाँ पे देखिए पहले तो इंडल्ज का मतलब क्या होता है। देखिए इंडल्ज का मतलब सीधे सीधे हिंदी में मैं बताऊं तो मौज मस्ती करना। भाई हिंदी मीडियम वालों को भी हमें साथ में लेके चलना है। और इंग्लिश में मतलब है अलाउ वन सेल्फ, ठीक है ना, अलाउ वन सेल्फ, ठीक है, टू हैव प्लेजर, अपने आप को प्लेजर में रखना, ठीक है। ये होता है इंडल्ज का मतलब। इंडल्ज के कई मतलब है, देखो अपने आप को प्लेजर में रखना वन सेल्फ, किसी दूसरे को खुश करना, ये भी इंडल्ज का मतलब। किसी चीज में बिल्कुल इन्वॉल्व यानी लिप्त हो जाना, ऐसे बोलते हैं ना, वो तो पूरा ही मग्न हो गया है, इंडल्ज उसके लिए भी यूज करते हैं, है ना। इंडल्ज का मतलब देखिए अपीस से आ गया, अपीस होता है एकदम मन को शांति पहुंचाना, ये इसका एक सिनोनिम हो जाता है। ग्रेटिफाइंग, GRATIFI, ये भी खुशी और उसके लिए यूज हो जाता है, ठीक है ना। तो ये इसके सिनोनिम्स हो गए और ये इसका मतलब हो गया। अब यहाँ पे एक बात बताइए, पेमेंट इज मेड सब्जेक्ट टू डिडक्शन, किसमें डिडक्शन, मौज मस्ती में, कोई मतलब नहीं बनता, इसका आंसर ये नहीं होगा। अब मेक का मतलब, मेक तो यहाँ आ चुका था, मेड सब्जेक्ट, मेक तो यहाँ आएगा नहीं, गलत है। अब बर्डन में डिडक्शन गलत है। अगर आपको कभी समझ ना आए तो एलिमिनेशन मेथड निकाल लीजिए कि कौन सा नहीं हो सकता, जो बचेगा वही हो जाएगा। अब आप सोच रहे हो कि टैक्स का मतलब ऊपर वाले में क्या हुआ। देखिए टैक्स का एक मतलब तो कर हम सब जानते हैं ना, कि जो हम कोई चीज यूज कर रहे हैं गवर्नमेंट के द्वारा जो लेवाया होता है टैक्स, वो कर। दूसरा देखिए टैक्स के अगर हम सिनोनिम की बात करें तो स्ट्रेन भी टैक्स का ही वो आ जाता है, स्ट्रेन, स्ट्रेस। और यहाँ पे डोंट स्ट्रेन योर माइंड विद दिस प्रॉब्लम एनीमोर, बिल्कुल सही है। और ये तो सही है, द पेमेंट इज मेड सब्जेक्ट टू टैक्स डिडक्शन, डिडक्शन टैक्स में होता है एट सोर्स। तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो टैक्स आएगा, ठीक है ना। चलिए भाई अगला, आपको सिनोनिम पता चले, टैक्स के बारे में पता चल गया कि टैक्स का मतलब केवल कर से ही नहीं होता। अगला क्वेश्चन, द एविडेंस, एविडेंस का मतलब क्या होता है, एविडेंस का मतलब होता है सबूत, ठीक है ना, प्रूफ, एविडेंस का मतलब। चलिए द एविडेंस गिवन इन द कोर्ट, जो कोर्ट में दिए गए, शुड विद द फैक्ट्स इन द केस, ठीक है। चलिए भाई यू में डायरेक्टली विद द सेक्रेटरी ऑफ द यूनियन। देखिए कई बार ना प्रीपोजिशन बहुत ज्यादा काम करती है फिलर्स करने के लिए। कैसे, देखो इसमें हम देखते हैं, द एविडेंस गिवन द कोर्ट शुड विद आ रहा है। देखिए तो पहले तो बी विद होता है किसी पर्सन के साथ, बी विद ट्रूथ, बी विद हिम, उसके साथ रहो। अच्छा बेस्ड के बाद तो विद आता ही नहीं है, बेस्ड के बाद ऑन आता है, यहाँ विद लगा हुआ है, ये भी गया, ठीक है। अच्छा एग्री के साथ आता तो है विद, लेकिन एग्री के साथ विद कब आता है, जब वो किसी पर्सन के लिए, अगर आप किसी पर्सन से एग्री हो तो आई एम एग्री विद यू आता है। और अगर आप किसी रूल से या अदर देन पर्सन के किसी भी चीज के साथ, किसी रूल के साथ सहमत हो, किसी रूल के साथ एग्री हो, तब आता है एग्री टू,
ठीक है ना, दिस न्यू रूल, एग्री टू दिस फेनोमेना, कुछ भी, तो अब एग्री टू आता है। यहाँ पे हम देखेंगे इन द कोर्ट शुड एग्री विद द फैक्ट्स, फैक्ट्स के साथ एग्री होने के लिए एग्री विद नहीं आएगा, पर्सन के साथ आता है। तो वैसे भी ये तीनों कट गए, आंसर हो गया ये, क्योंकि हमें इन तीनों के बारे में बहुत अच्छे से पता था। एग्री विद किसके साथ आता है, बेस्ड ऑन आता है, बी विद किसी पर्सन के लिए रहता है, और वैसे भी करेस्पॉन्ड का मतलब यहाँ पे हम समझ लेते हैं, द एविडेंस गिवन इन द कोर्ट शुड, यहाँ पे देखिए करेस्पॉन्ड का जो सिनोनिम होता है वो मैच होता है, सेम, ठीक है ना, सेम मैच करना, तो जो मैच होने चाहिए विद द फैक्ट इन द केस, जो केस में फैक्ट्स हैं उससे मैच होना चाहिए, यहाँ भी बिल्कुल फिट बैठ रहा है। यू मे डायरेक्टली करेस्पॉन्ड विद द सेक्रेटरी ऑफ द यूनियन, तो वो भी वही है, मैच या सिमिलर, है ना, आपको क्या होना चाहिए, डायरेक्टली मैच, मैच का मतलब एक रिलेटेड भी हो जाएगा, ठीक है, आपको मैच होना है विद द सेक्रेटरी ऑफ द यूनियन, ठीक है, यूनियन के सेक्रेटरी से, तो ये इसका बिल्कुल आंसर दोनों करेस्पॉन्डेंट बिल्कुल सही, वो करेस्पॉन्ड बिल्कुल सही आ गया, ठीक है। थर्ड देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, और आंसर है इसका, मतलब क्वेश्चन है इसका, द मैनेजर इज नॉट फिट, अब देखो यहाँ तो अपने आप ही निकल रहा है फिट, द मैनेजर इज नॉट फॉर हिज पोजीशन, अब देखो कैपेबल होता तो फॉर नहीं होता, कैपेबल के साथ ऑफ आता है, ये देखिए मैं आपको जितनी भी प्रीपोजिशन बताती जा रही हूँ ना, ध्यान रखिएगा, मोस्ट बेस्ड के बाद ऑन हमें पता चल गया, एग्री विद कहाँ था, एग्री टू कहाँ था, ये हमें पता चल गया, कैपेबल के बाद ऑफ दिखाई देगा, जैसे आई एम कैपेबल ऑफ, मैं इस बात काम को करने के लिए कैपेबल हूं, जैसे कैपेबल का मतलब है योग्य हूं, ठीक है ना। चलो कैपेबल के साथ ऑफ आ गया, ट्रू के साथ जैसे अगर मैं जैसे ट्रू टू योर वर्ड्स बोलते हैं ना, अपने शब्दों पर कायम रहो, तो ट्रू टू आता है, ठीक है। यहाँ पे हम बोलेंगे ट्रू फॉर, ये भी नहीं आएगा वैसे भी, तो देखिए पिछला वाला क्वेश्चन भी प्रीपोजिशन से बेस्ड हो रहा था और इससे भी हो जाएगा। अब क्वालिफाइड देखिए, द मैनेजर इज नॉट क्वालिफाइड फॉर हिज पोजीशन, एक बार को हो भी सकता था पोजीशन के लिए, ठीक है, लेकिन इन ए क्वालिफाइड ऑफ एंगर कोई मतलब नहीं बनता है, इन ए फिट ऑफ एंगर, यानी कि एंगर के फिट में, तो द टीचर टर्न हिम आउट द ऑफ द क्लास, यहाँ फिट से मतलब है अपने अहम में, यहाँ फिट से मतलब ये नहीं कि फिटनेस से, मतलब फिट का मतलब वही निकला कि वो अपने जो था अहम में था, प्राउड में, ठीक है ना, तो वहां फिट का मतलब आ गया, और यहाँ तो बिल्कुल सही आ ही रहा है, तो यहाँ फिट बिल्कुल ठीक है, ठीक है। चलिए भाई अगले पे आते हैं, फोर्थ पे, एंड द फोर्थ क्वेश्चन इज डॉक्टर अब्दुल कलाम इज एन साइंटिस्ट, ठीक है भाई, इंटेलिजेंट, आउटस्टैंडिंग, एमिनेंट और इंडिस्पेंसिबल, और फिर ऑल पेमेंट्स शुड बी क्लियर्ड बाय 31 मार्च। देखो ऑल इंटेलिजेंट पेमेंट्स तो नहीं होगा, ठीक है ना, ऑल एमिनेंट पेमेंट्स नहीं होगा, ठीक है, और इंडिस्पेंसिबल नहीं होगा, यहाँ पे आउटस्टैंडिंग पेमेंट शुड बी, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम इज एन आउटस्टैंडिंग, इंटेलिजेंट नहीं आएगा, एमिनेंट नहीं आएगा, इंडिस्पेंसिबल नहीं आएगा, ठीक है, यहाँ पर आएगा आउटस्टैंडिंग, ठीक है, बिल्कुल सही है, ऑल आउटस्टैंडिंग पेमेंट शुड बी क्लियर्ड बाय 30 मार्च, ठीक है, 31 मार्च। चलिए अगला देखते हैं, नेक्स्ट आपको क्या दे रखा है, नेक्स्ट है एरर, नो एरर, हमें एरर अगर है, ठीक है, नहीं है तो नो एरर लगाना है, ठीक है। चलिए भाई अगला देखते हैं, आफ्टर प्लांटिंग द टाइम बॉम्ब द टेररिस्ट क्विकली लेफ्ट द बिल्डिंग बैग एंड बैगेज, ठीक है, तो आफ्टर प्लांटिंग द टाइम बॉम्ब को प्लान करने के बाद, आफ्टर के बाद आईएनजी बिल्कुल ठीक है, द टेररिस्ट क्विकली लेफ्ट, पास्ट बिल्कुल सही है, बिल्डिंग बिल्कुल सही है, और यहाँ पे बैग एंड बैगेज बिल्कुल सही है, कोई भी गड़बड़ नहीं है भाई, बोरिया बिस्तर के संग वो भाग गए, तो यहाँ सॉरी मतलब डी नहीं, नो एरर आएगा, आंसर आ जाएगा इसका ई, यहाँ पे दे रखा है ऑप्शन ई, ठीक है, कोई भी इसमें एरर नहीं है, जहां एरर होगा और जो उससे रूल होगा मैं आपको बताती जाऊंगी, डोंट वरी, ठीक है। चलिए भाई अगला सवाल देखते हैं, नेक्स्ट में क्या है, इट वॉज रियली ऑकवर्डली, यहीं से समझ में आ रहा है, इट वॉज रियली ऑकवर्ड, क्योंकि देखो रियली एक एडवर्ब है, और एडवर्ब किसको बताता है, एडवर्ब एडजेक्टिव और वर्ब के लिए यूज होता है ना, तो यहाँ पे इट वॉज रियली ऑकवर्ड, जैसे मैं बोलूं इट वॉज रियली, अगर आपको कभी भी कुछ वो लगे ना प्रॉब्लम, अब आपको सोचिए इट वॉज रियली हैप्पी मोमेंट फॉर मी, आप क्या बोलोगे, हैप्पी मोमेंट, ना कि हैप्पीली मोमेंट, और हैप्पी यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव है ना, तो सेम ही तो है, इट वॉज रियली ऑकवर्डली नहीं, ऑकवर्ड आएगा, ठीक है ना, यहाँ हमें एडजेक्टिव चाहिए, एडजेक्टिव ऑकवर्ड होता है ना कि ऑकवर्डली, ए आ जाएगा, ठीक है। चलिए भाई अगले पे आते हैं, ये यहाँ भी एरर का बस फॉर्म बदल गई, 1 2 3 4 5 ऐसे लिख दिया है एरर की कोई अलग चीज नहीं है। नॉट ओनली राजीव बट ऑल्सो हिज फ्रेंड्स कम्स, प्रेजेंट इंडेफिनेट में एस या ईएस सिंगुलर के साथ लगता है और फर्स्ट फॉर्म प्लूरल के साथ लगती है, जैसे मैं अगर बोलूं आई, जैसे ही कम्स और आई कम,
प्रेजेंट इंडेफिनिट में आई के साथ कम लगा, ही कम्स। तो जब नॉट ओनली बट ऑल्सो से दो कोई भी नाउन या दो कोई भी सब्जेक्ट जुड़े होते हैं, इसमें राजीव जुड़ा है और उसके फ्रेंड्स जुड़े हैं, तो जो नियर वाला सब्जेक्ट होता है ना उसके अकॉर्डिंग वर्ब आती है। तो यहाँ पे नॉट ओनली बट ऑल्सो हिज फ्रेंड्स के साथ कम आएगा, क्योंकि हिज फ्रेंड्स प्लूरल है और प्लूरल के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है। इज दैट क्लियर? मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पे एरर यहीं पे है, ठीक है ना। चलिए भाई उससे अगला देखते हैं। अगले में देखते हैं, नेक्स्ट में हम आ चुके हैं। द प्रेजेंट रेजन्स ईगरनेस टू अंडरवाइनिंग द इंडिपेंडेंट फंक्शनिंग ऑफ ट्रिब्यूनल्स इज क्वाइट एपरेंट। देखो यहाँ पे समझिए, द प्रेजेंट रेजन्स ईगरनेस टू, यहाँ पे जो टू आया है ना, टू एक इन्फिनेटिव है, और जब कोई इन्फिनेटिव होता है तो इन्फिनेटिव के बाद हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। इन्फिनेटिव के बाद, जैसे अगर आप बोलो आई वॉन्ट टू बीइंग ए डॉक्टर बोलते हो कि टू बी ए डॉक्टर बोलते हो, बी फर्स्ट फॉर्म हुई ना, बी आई एन जी थोड़ा ना बोलते हो। तो टू इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव के बाद फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी नहीं आता, सीधा सीधा फर्स्ट फॉर्म आती है। तो टू अंडरमाइन आएगा, ना कि अंडरमाइनिंग आएगा। तो ध्यान रखिएगा, टू के बाद अगर वर्ब है तो वो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट है, The RBI's officials have in recent months maintained an unwavering focus on emphasize the need to retain the flexible inflation targeting framework। यहाँ देखिए बहुत अच्छा एरर है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है हर एग्जाम में। यहाँ पे देखिए क्या एरर है। पिछले वाले में मैंने आपको बताया टू के बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, क्योंकि वहां आप वर्ब के बारे में बता रहे हो और इन्फिनेटिव के बाद रूल है कि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। उसी तरीके से जितनी भी प्रेपोजिशंस हैं, ठीक है ना, ऑन, इन, ऑफ, ठीक है ना, और जितने भी एट, जितने भी प्रीपोजिशन है, अगर इनके बाद मेन वर्ब आएगी वर्ब, तो उसमें हमेशा आईएनजी लगता है। जैसे यहाँ पे बेस्ड ऑन, एम्फेसाइज करना, किसी को प्रेशराइज करना, किसी पे दबाव, किसी पे जोर लगाना, किसी पे दबाव डालना, एम्फेसाइज होता है। और एम्फेसाइज एक वर्ब है, और वर्ब यहाँ पे ऑन एम्फेसाइजिंग आएगा, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया, प्रीपोजिशन के बाद अगर वर्ब आएगी तो उसमें आईएनजी हमेशा लगता है, ठीक है ना। जैसे आप कोई चीज बोलते हो तो फॉर बी नहीं बोलते हो, फॉर बीइंग बोलते हो, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इसे। चलिए भाई अगले पे आ जाते हैं, नेक्स्ट पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मोर देन वन पर्सन आर ए सीक्रेट अंडरकवर एजेंट। देखिए यहाँ पे मैंने आपको एक 50 रूल्स अभी करा चुकी हूँ 100 में से, जिसमें मैंने आपको बताया है मोर देन वन जब आ जाता है तो उसके बाद जो वर्ब आएगी वो वर्ब सिंगुलर होगी, सिंगुलर वर्ब। अगर मोर देन टू से आगे कुछ आ जाता है, 2, 3, 4, तो आने वाली जो वर्ब होगी वो प्लूरल होगी। तो यहाँ पर इज आएगा, ना कि आर आएगा, ठीक है। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा ये वाली चीज। चलो भाई अगली बात करते हैं, नेक्स्ट की बात करते हो। नेक्स्ट में क्या है, अच्छा मोर देन, ये तो यही आ गया। अगला, द सीनरीज वॉज सो ब्यूटीफुल, ये तो यहीं पे गलत, बहुत इजी है कि जितने भी नाउन होते हैं, अनकाउंटेबल नाउन, जैसे सीनरी है, ज्वेलरी है, पोइट्री है, टेक्नोलॉजी है, मशीनरी है, इक्विपमेंट है, ब्रेड है, बटर है, ये जितने भी है ना, ये सब अनकाउंटेबल नाउन में आते हैं। ज्वेलरी है ना, क्रॉकरी है, ये सब अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। और अनकाउंटेबल जितने भी नाउन्स होते हैं वो कभी भी एस या ईएस के साथ नहीं बनते हैं। सीनरी केवल सीनरी होती है, सीनरीज गलत होता है, क्योंकि अनकाउंटेबल का मतलब है ना उसमें ए लग सकता आगे और ना उसके बाद में आई ई एस लग सकता है, तो सीनरी ही आएगा इसमें, ठीक है ना। तो आंसर हो जाएगा इसका सीनरी। जस्ट नेक्स्ट पे आते हैं, और अगला क्वेश्चन है आपके सामने, क्या है भाई देखते हैं। व्हाट डॉक्टर जोशी मेनली एम्ड एट वाज टू प्रमोट द सेल्फ डेवलपमेंट ऑफ यंग माइंड्स कमिटेड फॉर द। देखिए कमिटेड के साथ ये फिक्स्ड वर्ब है, कमिटेड के साथ टू आता है। फिक्स्ड वर्ब को आपको याद ही रखना पड़ेगा, जैसे कि की होती है, की के साथ टू आता है। दिस इज की ऑफ रूम नहीं आता, दिस इज की टू रूम, क्योंकि ये कमरे के लिए चाबी है, की टू आता है। तो इसी तरीके से आई एम कमिटेड टू, कमिटेड के साथ भाई टू आएगा, तो ये फिक्स्ड वर्ब है, आपको ध्यान रखनी है, नथिंग टू मोर अबाउट दिस, ठीक है ना। चलिए भाई अगले पे आ जाते हैं 13 पे, और 13 है ही लैक द पावर। देखिए यहीं से हो जाता है, ही लैक नहीं, ही लैक्स, क्योंकि ही के साथ एस या ई एस लगता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, और अगर फर्स्ट फॉर्म है तो इसका मतलब इन्होंने क्या कि ही लैक द पावर ऑफ इम्पार्टिंग ऑल्दो ही इज ए गुड मैथमेटिकल स्कोरर।
वो स्कॉलर। तो यहाँ पे हमें पता चल रहा है ना, उसकी क्वालिटी बताई जा रही है, वो कैसा है। प्रेजेंट की बात हो रही है तो प्रेजेंट में ऐसे ईएस लगेगा ही के साथ, लेक्स आ जाएगा। ठीक है, चलिए भाई अगले पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही इज एंटायरली डिफरेंट देन। देखिए डिफरेंट के साथ फ्रॉम आता है, यहीं से मैं आपको बताती जाती हूँ, फालतू में टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं करना है। डिफरेंट के साथ फ्रॉम आता है, डिफरेंट फ्रॉम, डिफरेंट देन नहीं आता। ठीक है, सारी चीजें याद करने की है, नोट बनाते जाओ, ध्यान दे, उन्हीं उन्हीं चीजों को बार बार रिपीट किया करो। अगर आपकी इंग्लिश वीक है तो 100% स्ट्रांग हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। बस आप चीजों को जितना हो सकता है उतना रिवाइज करिए। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला क्या है, इसमें हमें क्या करना है देख लेते हैं। इफ द वर्ड्स हैव ऑलरेडी बीन प्लेस्ड करेक्टली चूज द। अच्छा, हमें ये वर्ड्स को दिख ही रहा है ना, उनको क्रम में लगाना है। एक तरीके से पैराजम्बल हो गया वर्ड्स का। ठीक है, द गार्ड थीफ, देखो गार्ड थीफ तो नहीं होगा, ये कंफर्म है। अच्छा, ना गार्ड ट्राउजर्स होगा। ठीक है, हाँ गार्ड का डॉग हो सकता है, और ना गार्ड, हाँ अब अटैक किसने किया होगा, जब डॉग की बात हो रही है तो डॉग नहीं किया होगा। तो हमें कंफर्म हो गया, पहला आ जाएगा डॉग, इसका मतलब है सी वाला सबसे पहले आ जाएगा। और सी किसमें है, वैसे भी ऑप्शन 4 में है। अब अटैक किसने किया होगा, डॉग नहीं तो अटैक किया होगा, द गार्ड थीफ अटैक, तो सबसे लास्ट में यानी कि अटैक्ड वाला आ जाएगा। अब अटैक किस पे किया होगा, अटैक्ड द, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, एंड रिपेल्ड हिज, क्या हो गया यहाँ पे, द गार्ड थीफ ट्राउजर्स, वो द गार्ड थीफ अटैक द डॉग, सॉरी द गार्ड डॉग अटैक्ड, द गार्ड डॉग अटैक्ड द, यहां मुझे लग रहा है अटैक द थीफ। अच्छा, अटैक द थीफ CDA, ठीक है ना, एंड रिप्ड हिज, मुझे लग रहा है यहाँ से कोई वर्ड गायब हुआ है, मिस हुआ है। क्या किया, उसकी कुछ रिप की होगी ना। अच्छा, रिप्ड हिज ट्राउजर, सॉरी यहाँ पे लेके आना है। ओके ठीक है, कभी कभी माइंड पजल हो जाता है, एकदम बोर्ड की तरफ देखते रहो ना, मेरे साथ तो बहुत बार होता है कि मुझे एकदम ऐसे स्क्रीन ऐसे लगने लगती है कि कुछ दिख नहीं रहा। और मेरे साथ अक्सर ऑफलाइन क्लास में भी कभी कभी ऐसा हो जाता है कि एकदम ब्लर सा लगने लगता है, देन मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ। तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे सिंपल आ गया। द गार्ड, गार्ड का कौन था, डॉग, सबसे पहले डॉग आया यहाँ पे। ठीक है, डॉग आ गया, डॉग ने क्या किया, अटैक किया। अटैक किस पे किया, थीफ पे किया, और थीफ का रिप्ड क्या हो गया, ट्राउजर हो गया। तो बिल्कुल सही है फोर्थ। वैसे भी सी केवल फोर्थ में था, लेकिन हमें नो, और ये तो कंफर्म था। देखो वैसे भी हम ये आंसर कर देते, इसका तो हो नहीं सकता क्योंकि इसमें गार्ड थीफ, यहाँ थीफ गार्ड चोर तो होगा नहीं ना, ये था ना ये था, ये पहला सी था, तो सी से बस यही है, तो यहीं पे आंसर हो गया। ठीक है ना, चलो भाई अगला 16 पे आ जाते हैं। और 16 क्या है, पीपल आर स्ट्रेंथ इन सच ऑलमाइटी एंड लुक अप टू सर्कमस्टांस फॉर हेल्पलेस। स्ट्रेंथ वाले हम सब जानते हैं, ताकत होती है। ऑलमाइटी वाले मतलब ईश्वर, ऑलमाइटी सर्वशक्तिमान है ना। एंड लुक अप टू द सर्कमस्टांसेस होता है परिस्थितियां, और ये हम जानते हैं हेल्पलेस, हम जानते हैं मतलब हेल्पलेस भाई बिल्कुल ही असहाय। ठीक है, चलिए भाई अब देखते हैं पीपल आर क्या होगा, ऑलमाइटी ना तो देवी देवता होंगे, पीपल आर स्ट्रेंथ भी नहीं हो सकते, वो हैव स्ट्रेंथ ताकत रख सकते हैं ना, आर तो नहीं होगा। पीपल सर्कमस्टांसेस भी नहीं होंगे, पीपल हेल्पलेस होंगे, बिल्कुल सही है। तो सबसे पहला डी आएगा। और हम देख लेते हैं भाई डी तो, लेकिन हमारे पास कई उसमें है तो हमें आगे देखना पड़ेगा। तो पीपल आर हेल्पलेस इन सच, कैसे सच, इन सच ऑलमाइटी स्ट्रेंथ नहीं, इन सच सर्कमस्टांसेस, लोग हेल्पलेस हैं ऐसी परिस्थितियों में। तो सर्कमस्टांसेस किस पे है, सी पर है, तो डी के बाद सी आएगा, और डी के बाद सी हमारे पास या तो ये है और ये है। ठीक है, तो पीपल आर हेल्पलेस इन सच सर्कमस्टांसेस एंड लुक अप टू द, अच्छा अब किसकी तरफ देख रहे होंगे, स्ट्रेंथ की तरफ की भगवान की, ऑलमाइटी होता है सर्वशक्तिशाली, भगवान के लिए यूज करते हैं। तो किसके लिए देख रहे हैं, एंड लुक अप टू द ऑलमाइटी। ठीक है ना, ऑलमाइटी का मतलब हो गया बी आ जाएगा, लुक अप टू द ऑलमाइटी फॉर किसके लिए, ताकत, स्ट्रेंथ के लिए। ठीक है ना, चलिए तो क्या आ जाएगा, ए, डी सी बी ए, ऑप्शन हो गया सी का। ठीक है, तीसरा। चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन में हम समझेंगे, ही वॉज एंस्विंग। एंस्विंग का मतलब पहले मैं आपको बताती हूँ, कुछ चीज आफ्टर द हैपन, कुछ चीज होने के बाद है ना, बाद के लिए होता है। ये रिजल्ट, जैसे रिजल्ट होता है, रिजल्ट क्या होता है, कोई चीज हुई, किसी चीज का परिणाम क्या होता है, किसी भी वर्ब को, किसी भी हम एक्शन को करते हैं उसका रिजल्ट, यानी कि आफ्टर। ठीक है ना, ठीक है। ही वॉज एंस्विंग दैट एग्जामिनेशन वुड स्कोर वेल इन द, और ही, देखो एक बात तो कंफर्म है, ना तो यहाँ पे ही आएगा दोबारा और यहाँ ना, ठीक है। अब ही वॉज एंसुइंग, वो बाद में कर रही थी ना, तो इसका कोई मतलब है।
यहाँ पर ये आ सकता है, ना एग्जामिनेशन आ सकता है, ना ही आ सकता है, बस होपफुल आ सकता है। तो सबसे पहला सी आएगा, और सी किसमें है, बस आंसर तो हमारा यहीं से हो जाएगा। बट अब हम देख लेते हैं, ही वॉज होपफुल, उसे उम्मीद थी, दैट क्या उम्मीद थी, ही कि वह, ही तो आएगा, और ही किस पे है, डी पे, दैट ही वुड स्कोर वेल इन द, अब वो किसमें स्कोर वेल कर देगा, सेंटेंस हो रहा है खत्म, बाद वाले एग्जाम में। मैंने क्या बोला, बाद वाले में। तो एंसरिंग का मतलब होता है कि ही वुड स्कोर एंसरिंग एग्जामिनेशन, यानी कि जो बाद वाले एग्जाम है वो होपफुल था कि वो उसमें अच्छा कर लेगा, ऑप्शन 2, ठीक है, सेकंड यानी। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, और अगला क्वेश्चन है इसका, द यंग disgusted was so woman with the man that she did not funeral go to his even। बहुत इजी सा है, देखो एक बात बताओ, यंग कौन होगी, वुमेन ही तो यंग होगी भाई। सबसे पहले तो बी आना है, कंफर्म हो गया, और बी इन दोनों में ही है, ठीक है, देख लेते हैं। अब टू गो हिज, अब किस में गई होगी, डिस्गस्टेड में गई होगी, टू गो हिज ना, वुमेन नहीं है, ठीक है। डिड नॉट फ्यूनरल, हाँ भाई उसके फ्यूनरल में गई होगी। मान लो हमने पूरा सेंटेंस समझ में भी नहीं आया, तो भी आप खुद सोचो ना, सबसे पहले यंग कौन होगी, वुमेन होगी। अब हमारे पास दो ऑप्शन है, सी और डी में से आप खुद सोचो, क्या लास्ट में गो टू हिज इवन, इवन का क्या मतलब है, कोई मतलब ही नहीं। हाँ, गो टू हिज फ्यूनरल, उसकी अंत्येष्टि, यानी कि फ्यूनरल का मतलब हम सब जानते हैं। तो क्या आ जाएगा, लास्ट वाले में सी आ जाएगा, और सी किसमें है, बी के साथ, लास्ट में सी इसमें है, बस आंसर हो गया। एक बार चेक कर लेते हैं, द यंग वुमेन, ठीक है, फिर ए आ रहा है, वॉज सो डिस्कस्टेड, बहुत डिस्कस्टेड थी, विद द मैन दैट शी डिड नॉट इवन गो टू हिज फ्यूनरल, यानी सिंपल आ गया, वो जो यंग वुमेन थी वो इतनी उस डिस्कस्टेड आदमी से इतनी ज्यादा परेशान थी या कुछ थी, तो इवन वो उसके फ्यूनरल पे भी नहीं गई, ठीक है, बिल्कुल सही है, यही आ जाएगा आंसर, ठीक है। एक बार हम करके उसको पढ़ के देख लो, कोई दिक्कत नहीं है, बट वो समझ में एक दो पॉइंट से ही आ जाता है, ठीक है ना। उसके बाद क्या सेंटेंस है देखते हैं, अरेंज द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस इन द करेक्ट ऑर्डर एंड मार्क द करेक्ट ऑप्शन, यानी हमें इसे न्यू वाला जो पैटर्न है ना रीअरेंजमेंट का, वो करना है। देखते हैं, रिमेन इंडिफरेंट, स्ट्राइट फॉरवर्ड, इवन इफ अदर्स, यू शुड, और टू द ह्यूमैनिटेरियन कॉज, ठीक है भाई। देखते हैं यहाँ पे क्या है, देखो दो चीजें हो सकती है, एक तो यहाँ से भी स्टार्ट हो सकता है, यू शुड स्ट्राइट फॉरवर्ड टू द ह्यूमैनिटेरियन कॉज, ठीक है ना, इवन इफ अदर्स रिमेन इंडिफरेंट, एक तो ये भी हो सकता है, यानी कि तुम्हें क्या करना चाहिए, तुम्हें आगे बढ़ना चाहिए, किसके लिए, ह्यूमैनिटेरियन कॉज के लिए, ठीक है ना, इवन इफ अदर्स, जबकि दूसरे रिमेन इंडिफरेंट, उदासीन रहे। डीवीईसीए, डीबीई, लेकिन हमारे पास ऑप्शन नहीं है ऐसा कोई। देखो भाई जरूरी नहीं है रीअरेंजमेंट दोनों तरीके से, कई तरीके से, दो तीन तरीके से कई बार उसका रीअरेंजमेंट हो सकता है, बट हमारे पास जो ऑप्शन होगा हमें तो उसी का अकॉर्डिंग करना होगा ना। मैंने ये लगाया, मुझे उसका ऑप्शन ही नहीं मिला कोई सा, ठीक है। अब मैंने इसमें देखा भाई कि यहाँ पे सबसे पहले क्या लगाया, सी ए, सी से शुरू कर रहे हैं, इवन इफ अदर्स रिमेन इंडिफरेंट, हाँ भाई सी के बाद ए तो आएगा ही आएगा, ठीक है। उसके बाद उन्होंने क्या किया, बी लगा दिया, ठीक है। स्ट्राइट फॉरवर्ड, भाई आगे कौन बढ़ेगा, यू शुड, एक बात तो कंफर्म है, सी के बाद ए आना ही आना है, और यू शुड के बाद स्ट्राइट फॉरवर्ड आना ही आना है। हमें ऐसा ऑप्शन चाहिए जिसमें सी के बाद ए और डी के बाद बी हो। तो देखो सी के बाद ए तो है, लेकिन इसमें डी के बाद बी नहीं है, यहाँ पे ए सी से पहले नहीं आएगा, ठीक है ना, सी के बाद बीच में ई एन नहीं आएगा, सी के बाद बीच में बी एन नहीं आएगा, फिर हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा बस। क्योंकि अगर आप पेयर बना लोगे ना इस तरीके के क्वेश्चन से, कभी गलत नहीं होंगे। अच्छा एक बात होता है, स्ट्राइट फॉरवर्ड जाने की बात किसकी हो रही है, यू शुड, और इंडिफरेंट कौन है, उदासीन कौन है, इवन इफ अदर्स, कोई भी, तो इन दोनों के पेयर तो कंफर्म है ना। अब देख लेते हैं क्या है ये, इसमें सबसे पहला क्या दे रखा है, सी, इवन इफ अदर्स, ठीक है। उसके बाद दे रखा है ए, वही जो हमने बोला सी ए का पेयर बनेगा बनेगा, ठीक है। फिर उसके बाद उन्होंने दे दिया ई, ठीक है, इवन इफ अदर्स रिमेन इंडिफरेंट। अब उन्होंने बीच में, क्योंकि इन हमने क्या बोला, इन दोनों का पेयर, इन दोनों का पेयर साथ में आएगा, तो इवन इफ अदर्स रिमेन इंडिफरेंट, किस चीज के लिए इंडिफरेंट रहे, टू द ह्यूमैनिटेरियन कॉज, तो ह्यूमैनिटेरियन कॉज के लिए इंडिफरेंट रहे, ये हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद डी भी तो फिक्स था ही, बस आंसर हो जाएगा। हमने क्या लगाया था, अच्छा डी बी ई सी ए, हमने कैसे लगाया था पहले, यू शुड स्ट्राइट फॉरवर्ड, अच्छा फॉरवर्ड के साथ भी टू आ जाता है तो सही तो था, बट हमारे पास ऑप्शन नहीं था, तो आंसर हो जाएगा ये वाला, ठीक है। चलिए भाई अगला आ जाते हैं 20th पे, और 20th है इसमें, अरेंज द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस करेक्ट ऑर्डर एंड मार्क द करेक्ट ऑप्शन। कैसे, डन टू पैसिफाई वुड नॉट डैमेज स्पिरिट्स दैट द क्रॉप्स और कॉज एनीवन ग्रीफ, दीज सैक्रिफाइसेस वर, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं क्या आना चाहिए, डन से शुरू होगा नहीं, वुड नॉट से, स्पिरिट से, द क्रॉप्स और कॉज एनीवन ग्रीफ, दीज सैक्रिफाइसेस वर,
ठीक है ना। अब कौन से सेक्रीफाइसेस क्या किए गए थे, वर डन, जो सेक्रीफाइसेस किए गए थे, एक बात तो कंफर्म है, ई के बाद ए आना ही आना है, चाहे आगे पीछे आए, लेकिन ई के बाद ए पेयर बन गया, ठीक है। अब वुड नॉट डैमेज, क्या नहीं होगा, द क्रॉप्स और कॉज एनीवन ग्रीफ, ठीक है। अब स्प्रिट सो दैट दे वुड नॉट डैमेज, सी के बाद बी आना ही आना है, दो पेयर हमने बना लिए, ई के बाद ए और सी के बाद बी, देख लेते हैं भाई। ई के बाद ए इसमें नहीं है, 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 पहला ही ऑप्शन बचा। क्या करो इस तरीके के सेंटेंस में, सबसे अच्छा तरीका, मान लो आपको पूरा नहीं समझ में आ रहा, बट इतना कंफर्म है ना, सेक्रीफाइसेस वर के बाद या तो आईएनजी या थर्ड फॉर्म एक्टिव पैसिव वॉइस में, थर्ड फॉर्म किसमें है, डन भाई, वर के बाद वुड तो आएगा नहीं, वर के बाद स्प्रिट्स आएगा नहीं, वर के बाद द क्रॉप आएगा नहीं यहाँ पे, तो दीज सेक्रीफाइसेस वर डन, इतना कंफर्म हो गया, ई के बाद ए आना है। अब वुड नॉट किसके लिए आएगा, द क्रॉप्स और कॉज एनी ग्रीफ वुड नॉट डैमेज, नहीं, स्प्रिट सो दैट दे वुड नॉट डैमेज। अब यहाँ पे देखते हैं, ई के बाद ए भी आ रहा है और सी के बाद बी भी आ रहा है और लास्ट में आ जाएगा डी, बिल्कुल ये वाला पार्ट सही हो जाएगा। तो हमने देखा ये 20-20 क्वेश्चंस, इसमें आपको फिलर्स भी मिले, इसमें आपको रीअरेंज करने के लिए वर्ड्स भी मिले, है ना, वर्ड्स को भी रीअरेंज करने का मिला, पैरा जंबल भी था, है ना, और एरर्स भी थे, और सारी चीजों से मैंने आपको रिलेट करके जो चीज पॉसिबल है, जिनकी वोकैब थी, जिनके एरर्स में जो रूल थे, वो सब मैंने आपको बता दिए। अगर आपने 20 प्रैक्टिस सेट्स लगा दिए, डेफिनेटली यू विल इंक्रीज, डेफिनेटली आपको बहुत ज्यादा स्कोर में फायदा होगा और आपको इंग्लिश जो है वो इजी लगने लगेगी, बस तरीका सही होना चाहिए और पढ़ने की अप्रोच सही होनी चाहिए, ठीक है। चलिए जल्दी से पूरे करते हैं हम अपने 20 सेट्स, मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए टेक केयर, पढ़ते रहिए।